नवजोत सिंह सिद्धू के सामने झुककर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह तो साबित कर दिया कि वे समझौतावादी हैं और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सिद्धू के दबाव में एपीएस देओल का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद चन्नी को एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश बेरी ने तगड़ा झटका दिया। मुकेश बेरी की नियुक्ति 2 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन देओल के इस्तीफे के बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। मुकेश बेरी ने गृह सचिव को भेजे इस्तीफे में कहा कि वह एजी के इस्तीफे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसे सरकार आज ही स्वीकार कर ले। बेरी ने सरकार को नसीहत भी दी कि सरकार सीनियर एडवोकेट की गरिमा को आहत न करे। एजी के इस्तीफे के बाद मनीष तिवारी से लेकर सुनील जाखड़ तक और रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर पूरे विपक्ष के निशाने पर सीएम चन्नी आ गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट कर कहा कि अब मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच सब कुछ ठीक है। सिद्धू की कुछ पुरानी वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या ड्रग्स मामले की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किया जाएगा? क्या एजी को बदलने से बरगाड़ी मामले में इंसाफ मिल जाएगा? पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सांसद मनीष तिवारी ने एजी को हटाए जाने पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला किया। जाखड़ ने ट्वीट कर कहा कि एक काबिल एजी को हटाने से स्पष्ट हो गया है कि चन्नी वास्तव में कितने समझौतावादी मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही सवाल भी किया कि आखिर सरकार किसकी है। वहीं मनीष तिवारी ने भी एक के बाद एक 4 ट्वीट्स किए हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों की सत्यनिष्ठता होती है। पंजाब के दोनों पूर्व एजी राजनीतिक लड़ाई में पंचिंग बैग बन गए। तिवारी ने कहा कि अब एडिशनल एजी मुकेश बेरी का इस्तीफा राजनीतिक वर्ग के कुछ सदस्यों की ओर से संवैधानिक कार्यालयों में बार बार की जाने वाली तोड़फोड़ पर असंतोष के संकेत दे रहा है। वकीलों की पहचान उनके मुवक्किल के आधार पर करना नई परंपरा है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री चन्नी को दोष नहीं देता। वह एक उदार राजनेता की तरह सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी ने कहा कि कई राजनेता गैर राजनीतिक संवैधानिक पदाधिकारियों को अपनी लड़ाई के लिए आसान लक्ष्य के रूप में देखकर अपनी राजनीति के लिए एक बेहतर तरीका ढूंढ लेते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि नए एजी बरगाड़ी के आरोपितों, ड्रग्स, रेत और परिवहन माफिया को कटघरे में खड़ा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तत्कालीन एजी अतुल नंदा ने अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चन्नी सरकार ने एपीएस देओल को नया एजी नियुक्त किया था। अतुल नंदा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और एपीएस देओल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुभाष शर्मा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि चन्नी को सिद्धू की कठपुतली के रूप में प्रमुख फैसले और नियुक्तियां करनी पड़ रही हैं। भाजपा ने यह मुद्दा पहले ही उठाया था कि एपीएस देओल ने बेअदबी मामले में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया था और ये अनुकूल नियुक्ति नहीं थी। हाईकमान के दबाव में चन्नी ने सिद्धू के आगे घुटने टेकते हुए एजी को हटा दिया है। राज्य सरकार तब तक काम नहीं कर सकती जब तक बड़े फैसले मुख्यमंत्री के हाथ में न हो। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवाब मलिक के मुश्किल दिनों की शुरुआत हो गई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ जारी जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने वक्फ बोर्ड लैंड केस में पुणे के 7 ठिकानों पर छापे मारे। मामला वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मामले में पुणे पुलिस ने अगस्त में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन अधिकारियों पर पद पर रहते हुए 776 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। अब इस मामले की जांच ईडी ने अपने अंडर ले ली है। हालांकि अब ये साफ नहीं हो पाया है कि ईडी की छापेमारी किन किन जगहों पर चल रही है। पुणे की बंद गार्डन पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को इस मामले में अगस्त में पकड़ा गया था वो बोर्ड के ट्रस्टी थे। हालांकि इनके खिलाफ ट्रस्ट के कुछ अन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि संपत्तियों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी और जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। मतलब ये कि ईडी की कार्रवाई को मौजूदा सियासी हंगामे से जोड़कर देखा जाएगा। इससे पहले नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने देवेंद्र फडणवीस को मानहानि को लेकर कानूनी नोटिस भेजा। फडणवीस ने कहा था कि मलिक के दामाद के
घर ड्रग्स बरामद हुई। अब इस बयान के खिलाफ समीर खान ने नोटिस भेजते हुए कहा कि उनके घर में ड्रग्स नहीं मिली थी। साथ ही उन्होंने फडणवीस से 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए थे कि हमारे घर से ड्रग्स मिला था। मेरी बेटी ने उनको नोटिस भेजा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। अगर वे माफी नहीं मांगते तो मानहानि का केस फाइल करेंगे। इससे पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। यह भी कहा गया था कि जमीन को दाऊद के लोगों से सस्ते में खरीदा गया। इसके जवाब में मलिक ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। नवाब मलिक ने फडणवीस पर समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहती हैं। ताजा मामला देश की आजादी को लेकर दिए गए उनके बयान है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी से उनकी ठन गई है। कंगना रनौत ने कहा कि 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी। देश को असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली। इस पर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी भड़क उठे। कंगना रनौत ने 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने की ओर इशारा करते हुए ये बात कही थी। वरुण गांधी ने कंगना के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत का वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आजादी नहीं थी, आजादी 2014 में मिली है। वरुण गांधी के बयान पर कंगना ने पलटवार किया और कहा कि 1857 का युद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसे दबा दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों और अत्याचार और क्रूरता की घटनाओं को अंजाम देना और तेज कर दिया। कंगना रनौत ने तंज कसते हुए कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लगभग 1 सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में रखकर आजादी मिली, जा और रो अब। वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के बयान पर ताली बजाने वालों को इडियट्स करार दिया। इस कार्यक्रम में कंगना रनौत ने अंग्रेजों की क्रूरता का जिक्र करते हुए जालियांवाला बाग, नरसंहार और बंगाल के अकाल की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यहूदियों के साथ और भी बुरा हुआ जो हमें नहीं बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारतीयों के पीछे पड़ गए थे और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। हाल ही में कंगना रनौत अंडमान के सेक्युलर जेल में भी गई थी, जहां वीर सावरकर को कैद करके रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत बहुत ही आक्रामक होती जा रही है। सिद्धू का मिजाज इतना गर्म हो गया है कि अकाली दल के नेताओं के साथ मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। यह मामला पंजाब विधानसभा का है, जहां सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपना स्पीच दे रहे थे। उसी दौरान किसी बात पर अकाली दल के नेताओं से नवजोत सिंह सिद्धू उलझ पड़े और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। हंगामा किस बात पर हुआ, फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है। विधानसभा में हुए हंगामे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विपक्ष डरा हुआ है, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया गया। चन्नी सरकार, पंजाब कांग्रेस यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है। जो भी योजनाएं बनी, ऐलान हुए, वह अगले 5 साल को ध्यान में रखकर किए गए हैं, अगले 2-3 महीने को ध्यान में रखकर नहीं। सिद्धू ने आरोप लगाया कि अकाली दल सरकार के कामों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। सिद्धू ने राज्य के ऊपर जो कर्ज है उस पर भी चिंता जताई। सिद्धू यहाँ तक कह गए कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है। सिद्धू ने कहा कि राज्य की जो आमदनी है उसका 24% हिस्सा कर्ज का ब्याज देने में जा रहा है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि पंजाब में कृषि में विविधता लाने के लिए नीतियों की कमी है। उन्होंने कहा कि किसानों का जान देना और प्रदर्शन करना दोनों इस बात की निशानी है कि कृषि सेक्टर संकट में है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि शिरोमणि अकाली दल हर मुद्दे को राजनीतिक ढंग से देखती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल 15वीं पंजाब विधानसभा का 16वां सेशन चल रहा है। इस दौरान चन्नी ने भी आरोप लगाया कि अकाली की वजह से संघ के लिए पंजाब के रास्ते खुले। कहा गया कि संघ हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम करता है। इससे पहले अकाली दल के नेताओं और किसानों के बीच भी झड़प हुई थी। इस झड़प की संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा से तुलना की है। यह झड़प फिरोजपुर में हुई थी, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर शुरू से अब तक शाहरुख खान और उनकी सेक्रेटरी पूजा ददलानी की चुप्पी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस को पूजा ददलानी के बयान की जरूरत है।
फिलहाल तो पूजा ददलानी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुंबई पुलिस के सामने आने से वो बच रही हैं, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा। असल में पूरे मामले में पूजा ददलानी की चुप्पी के पीछे डर है, जिस वजह से उनका मुंह बंद है, क्योंकि मुंह खुला तो वो पुलिस और जांच एजेंसीज के निशाने पर आ सकती हैं। लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि अगर वे दोनों सामने आकर ये राज नहीं भी खोलते कि आर्यन खान को बचाने के लिए उनसे मोटा पैसा मांगा गया था और 50 लाख रुपए दिए गए थे, तो भी कानून की तलवार उन पर लटकी रहेगी। मुंबई पुलिस ने कहा कि पूजा का बयान एसआईटी और उनकी जांच के लिए इंपॉर्टेंट है। जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के मामले में शामिल दूसरे पक्ष भी पूजा की हाजिरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे ने कहा कि पूजा को पुलिस के सामने पेश होना ही होगा, वह इससे दूर नहीं भाग सकती। आखिर यह कानून है, इसे टाला नहीं जा सकता। मुंबई पुलिस ने कहा कि वे पूजा ददलानी को फिर से समन करेंगे, लेकिन जब वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, खंडारे ने प्रोटोकॉल की ओर इशारा किया और यहां तक कहा कि प्रभाकर सैल ने जबरन वसूली के मामले में मुंबई पुलिस और एनसीबी के साथ अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने ये भी कहा कि वह यह कोशिश करेंगे कि पूजा पुलिस के सामने पेश हो। खंडारे ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना भी एक अपराध है। जबरन वसूली के मामले में हम चुप नहीं रहेंगे और रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गंभीर अपराध हैं। पूजा ददलानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में विजिलेंस टीम द्वारा समन भी मिल सकता है। उसे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। पूजा ददलानी 2012 से शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले की हर अदालती सुनवाई में हिस्सा लिया था, जिसे 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स बस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में गिरफ्तारी के 3 सप्ताह बाद आर्यन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच का घमासान अब कानूनी लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। नवाब मलिक की बेटी ने फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजा तो पलटकर उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेज दिया। अमृता फडणवीस ने ट्वीट के सहारे परिवार का नाम खराब करने के मामले में मलिक को ये नोटिस भेजा है। अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि नवाब मलिक ने कई भ्रमित करने वाले आपत्तिजनक और गंदे ट्वीट्स किए, जिनमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। यहाँ मानहानि का नोटिस है, जिसमें आईपीसी के कुछ प्रावधानों के तहत आपराधिक जांच शामिल है। या तो वे 48 घंटे में इन ट्वीट्स को बिना शर्त डिलीट करें या फिर एक्शन के लिए तैयार रहें। इससे पहले अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिगड़े नवाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें हमें सुनाई, लेकिन लक्ष्य इनका एक ही है मेरे भाई, बचाना है इन्हें अपना जमाई और काली कमाई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच तकरार जारी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जाली नोट मामले को दबाने और भ्रष्ट पृष्ठभूमि के लोगों को सरकार में जगह देने का आरोप लगाया था। वहीं पूर्व सीएम ने भी मलिक के परिवार पर साल 1993 के सिलसिलेवार धमाके के 2 दोषियों के साथ संदिग्ध भूमि सौदा करने का आरोप लगाया था। हालांकि मलिक ने इन आरोपों का खंडन किया है। दोनों नेताओं की तकरार पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि मलिक ने गुस्से में यह आरोप लगाए थे, लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप रुकने चाहिए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग मामले में जो कुछ हुआ उसका पूरा खुलासा करीब करीब हो चुका है। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम कई गवाहों और उपलब्ध सबूतों की बिना पर नतीजे पर पहुंचने के करीब है। एसआईटी ने प्रभाकर सैल समेत कई गवाहों से पूछताछ की है। इस कहानी का मतलब साफ है कि केपी गोसावी एनसीबी अफसर बनकर आर्यन खान को इस मामले से निकालने बात कहकर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से करोड़ों रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐन मौके पर आर्यन के साथ ली गई उसकी एक सेल्फी ने उसकी पोल खोलकर रख दी और इसी के साथ वसूली का पूरा प्लान औंधे मुंह नीचे गिर गया। और जब पोल खुली तो गोसावी गैंग के लोग अलग अलग तरह की कहानी गढ़ने लगे। जानकारों का कहना है कि अब तक की छानबीन में जहां मुंबई पुलिस ने इस साजिश की तमाम कड़ियों को जोड़ लिया है, सबूत के तौर पर उसके पास गोसावी और ददलानी के कथित सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ मोबाइल फोन की लोकेशंस, सीडी और कई दूसरी टेक्निकल एविडेंस मौजूद हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। कहानी की तस्दीक के लिए प्रभाकर सैल और विजय पघारे जैसे स्वतंत्र गवाहों के बयान भी हैं
और तो और इस वसूली रैकेट में शामिल कई किरदारों के किसी भी कानूनी एजेंसी से दूर वसूली को लेकर की आपस में की गई बातचीत के सबूत भी मिल चुके हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद जहां जाकर मुंबई पुलिस को रुकना पड़ रहा है वो है इस मामले के उन किरदारों का अब तक मुंबई पुलिस से दूर होना। गोसावी एंड कंपनी पर जिन लोगों से वसूली का इल्जाम लगा है और वो लोग हैं शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी, फिल्म एक्टर चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे। प्रभाकर सेल की शिकायत के बाद इस मामले की इंक्वायरी कर रही मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पूजा ददलानी और चिक्की पांडे को समन जारी कर रखा है। लेकिन दोनों ही अलग अलग वजहों से अब तक मुंबई पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। पूजा ददलानी ने जहां अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया, वहीं चिक्की पांडे ने तो सीधा अपनी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट ही मुंबई पुलिस को थमा दी। इस मामले में एक तरफ जहां ददलानी से रुपए वसूलने की कोशिश की जाने की बात सामने आई है, वहीं ये भी पता चला है कि गोसावी ने ददलानी तक पहुंचने के लिए चिक्की पांडे से भी बात की थी। और ऐसे में मुंबई पुलिस इस मामले की 90% छानबीन पूरी कर लेने के बावजूद इन किरदारों से पूछताछ किए बिना आगे नहीं बढ़ पा रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के निशाने पर एक बार फिर हिंदुत्व और सावरकर आ गए हैं। सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह हिंदू और हिंदुत्व को समान नहीं मानते। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दिया। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज कराने का अनुरोध किया। किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। इसकी वजह पूछे जाने पर सलमान ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत उच्च स्तर का धर्म है। इसके लिए गांधी जी ने जो प्रेरणा दी है उससे बढ़कर कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती। कोई नया लेबल लगा ले तो उसे मैं क्यों मानूं? कोई हिंदू धर्म का अपमान करे तो मैं भी बोलूंगा। मैंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले गलत हैं और ISIS भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अपनी किताब को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की है। ऐसा फैसला है जिससे ये न लगे कि हम हारे तुम जीते। बीजेपी सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ऐलान तो नहीं हुआ कि हम जीत गए, लेकिन कभी कभी ऐसे संकेत दिए जाते हैं। सबको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल अयोध्या के उत्सव में ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी का उत्सव है। किताब में सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि बेशक हिंदुत्व के समर्थक इसे इतिहास में अपने गौरव को उचित मान्यता मिलने के तौर पर देखेंगे। न्याय के संदर्भ सहित जीवन कई खामियों से भरा है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए इसके साथ समायोजन करने की जरूरत है। ये किताब एक विवेकपूर्ण फैसले में आशा को देखने की कोशिश है। फिर भले ही कुछ लोगों को ये लगता हो कि फैसला पूरी तरह से उचित नहीं था। किताब पर बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि समाज में एकता आएगी तो मानूंगा कि किताब लिखने का फैसला कामयाब रहा। देश में हिंदुत्ववादी राजनीति के प्रभाव की चर्चा करते हुए सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि कांग्रेस में चर्चा अक्सर इस मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है। कांग्रेस में एक ऐसा तबका है जिन्हें इस बात पर पछतावा है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। ये तबका हमारी लीडरशिप की जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। इन्होंने अयोध्या पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये घोषणा कर दी कि अब इस स्थल पर भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस रुख ने सुनिश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के उस हिस्से की अनदेखी की जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन देने का निर्देश दिया गया था। इसको लेकर जब सलमान खुर्शीद से सवाल किया गया तो उन्होंने नहीं बताया कि उनका निशाना किन नेताओं की तरफ है, लेकिन कहा कि कुछ नेताओं ने अपनी समझ और निजी आस्था से ऐसा कहा होगा। हमें जो कहना चाहिए, जो राहुल गांधी कहते हैं, वो नहीं जो कुछ लोगों ने कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।